अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतियुल्लाह जान। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट पर अपना झंडा गाड़ दिया है। मतनाज़ा 26वीं यानी तरमीम के तहत बनाए गए जुडिशल कमीशन का आज पहला इजलास था, जिसमें हुकूमत ने अपनी अददी ताकत के ज़रिए अपनी पसंद के 7 जजों को आइनी बेंच के लिए मुंतखब कर लिया है। 7-5 की अक्सरियत से जुडिशल कमीशन के अंदर आज 7 जजों के नाम को मुंतखब किया गया है, जो कि आइनी बेंच का हिस्सा होंगे। उस आइनी बेंच में सीनियर तरीन जज जस्टिस अमीनुद्दीन खान अब बज़ाहिर एक सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं, क्योंकि बतौर सरबराह आइनी बेंच अब वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर तो पहले ही थे, मगर इस आइनी बेंच की सरबराही करते हुए वो आइनी बेंच की बनी हुई 3 जजों की कमेटी के भी सरबराह होंगे और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत बनाई गई पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजेस कमेटी के भी एक रुकन होंगे। आइनी बेंच ये वो बेंच है कि जिसके फैसले जो हैं हतमी होंगे, फाइनल होंगे, और ये फैसले उन आइनी और कानूनी मामलात पर होंगे जिन मामलात पर माजी में हुकूमतें बनती रही हैं, गिरती रही हैं। तो यूँ ये 7 जजेस जिनको बज़ाहिर तो 2 माह की मुद्दत के लिए चुना गया है, ये यकीनी तौर पे 2 माह के अंदर ऐसे आइनी और कानूनी सवालात के जवाब देंगे जिससे मौजूदा हुकूमत के सियासी मुस्तकबिल का फैसला हो सकता है। इसी वाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोस में मौजूद हैं जहांगीर जदून, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में एडवोकेट जनरल रहे हैं, और इनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब फैसल चौधरी एडवोकेट। बहुत शुक्रिया एडवोकेट चौधरी साहब, आप भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में अपनी खिदमात अंजाम देते रहे हैं और हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है, बल्कि वीडियो लिंक पे मौजूद हैं बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी, जो साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैं, माहिर कानून भी हैं। सबसे पहले तो आबिद ज़ुबैरी साहब, मैं आपकी तरफ ही आऊँगा। आज का जो ये जुडिशल कमीशन का पहला इजलास था, इससे पहले बड़े तनाज़ात हुए और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब का ख़त भी मंजर आम पे आया, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि फुल कोर्ट को फौरी तौर पे तलब किया जाए और 26वीं यानी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की जाएँ। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब का ख़त में ये तकाजा किस हद तक आइनी और कानूनी था, और आपके ख्याल में फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाई गई और क्यों बननी चाहिए थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसलिए बनानी चाहिए थी। उस खुद खत का मतन जो आपने ही हमें कल दिखाया था, उसके अंदर उन्होंने खुद ही बात लिखी थी कि ये जो 26वीं आइनी तरमीम को जो चैलेंज किया गया है मुख्तलिफ लोगों ने, उसका फैसला किया जाए ताकि ये फैसला हो सके कि आया ये आइनी तरमीम आइन के सही आइन के तहत या नहीं। लेकिन आपने देखा उन्होंने खत लिखा और फिर उसके बाद वो नहीं आई मीटिंग में, तो उन्होंने दोनों ने मीटिंग करके कही, लेकिन वो उन्होंने इजलास चीफ जस्टिस साहब ने शायद नहीं किया और बेंच भी नहीं बनाई, ना फुल कोर्ट नहीं बनाया और ना उस केस को फिक्स किया। और फिर उन्होंने पिछले कुछ दिन पहले तो उन्होंने खुद ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास उन्होंने बुला लिया था, और उसमें साफ लग रहा था कि ये जो जजेस की जो लोग हैं अक्सरियत ये माइनॉरिटी में हो जाएंगे, क्योंकि देखिए ये सारी तरमीम इस तरह से की गई थी कि हुकूमत और पार्लियामान के मेंबरान को उसके अंदर अदली अक्सरियत दे दी गई थी। पाकिस्तान बार के मेंबर भी उसी ग्रुप के हैं, वो तो वैसे ही, हमने तो सारी उम्र उनसे बड़ी उसूल की बातें सुनी, लेकिन कुछ पिछले साल से उनके उसूल पता नहीं कहाँ चले गए। और फिर तीसरे और जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जिनके लिए तो हम सुन रहे थे आपके प्रोग्राम्स में, आपने कई प्रोग्राम्स किए कि उन्हीं को हुकूमत की कोशिश थी या उनकी ख्वाहिश थी कि जस्टिस अमीनुद्दीन को ही आईनी अदालत का सरबराह बनाया जाए, और उन्होंने भी उनका साथ दे के वो आज माशाल्लाह से उसमें हो गए। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर हो गई है मतियुल्लाह जान साहब कि ये जो पार्लियामान जो कल के जो कई कवानीन जो पास किए इस पार्लियामान ने, आपने देखा, उसमें मुबारकबाद देना चाहता हूँ हमारी पार्लियामान हुकूमत को कि जो बात हम सुनते आते थे और हमारे कान पक गए थे उससे कि पार्लियामानी सुप्रीमेसी है हमारी यहाँ, वो अल्लाह के फल से उन्होंने खुद ही कल सरेंडर कर दी। मतलब पहले तो थी, लेकिन कल ज़ाहिर तौर पे भी उन्होंने सरेंडर करके अपनी पावर वगैरह किसी और को दे दी ऑफिशियली। तो मैं आपके तवज्जुह से उनको इस बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिस तरह का उन्होंने कानून हमारी अदालत को अपने मातहत कर लिया, कल उन्होंने अपने आप को भी मातहत बना लिया। ठीक। अच्छा आबिद ज़ुबैरी साहब, आप हमारे साथ ही हैं। ये
अजीब मनाजर हैं। आज जो सरकारी तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक एलामिया जारी हुआ है, एक प्रेस रिलीज़ है, और फिर उसके साथ एक तस्वीर भी है। तो मैं ये तस्वीर जो है अपने नाज़रीन को भी दिखाना चाहता हूँ और फिर जहांगीर जदून और फैसल चौधरी से भी राय लेना चाहता हूँ। इस तस्वीर में हम देख रहे हैं कि शायद तारीख़ में पहली बार इसमें हम तकरीबन 4 सियासतदान, बल्कि 5 अगर कहें तो गलत ना होगा, 5 सियासतदान चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन 3 जजों के आमने सामने बैठे हैं एक कॉन्फ्रेंस रूम में। और ये जुडिशल कमीशन का इजलास की तस्वीर है, जिसमें अगर आप गौर से देखें तो एक तरफ ये लॉ मिनिस्टर मुस्कराते चेहरे की तरफ चीफ जस्टिस के दाएं हाथ पे, फिर अटॉर्नी जनरल और अख्तर हुसैन बार कौंसिल के नुमाइंदे, और 2 सियासतदान शिबली फराज और उमर अयूब, और उनके साथ एक खातून हैं रोशन बरोचा जो कि स्पीकर की नामजद हैं। और दूसरी तरफ जो हैं रजिस्ट्रार हैं, सबसे पहले जो सेक्रेटरी हैं कमीशन की, और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, और फिर 2 सियासतदान फारूक एच नायक और शेख आफ्ताब जो नून लीग के हैं। तो ये डिस्कस क्या कर रहे हैं? अब ये देखें, ये मंजर देखें, ये डिस्कस कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो आइनी दरख्वास्तें आएंगी, जो हुकूमत के ख़िलाफ़ होंगी, वफाक के ख़िलाफ़ होंगी, सियासतदानों के मफाद से उसमें होंगे, उसके लिए कौन से जजेस को मुकर्रर किया जाए। तो 7 और 5 की अक्सरियत से सियासतदानों और जजों ने मिलकर बैठ के 7 जजों का नाम चूज़ किया है। वो नाम पहले ही आ चुके हैं, जैसे अमीनुद्दीन खान उनके सरबराह हैं। मगर मेरा सवाल ये है कि अब ये जो 7-5 की अक्सरियत जो बनी है, इसमें बज़ाहिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपने आप को खुद वोट दिया है, और जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वोट नहीं दिया। तो जहांगीर जदून साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा ये कितना अजीब मामला है कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज जो है वो अपने हक में वोट दे के आइनी बेंच का सरबराह बन रहा है, और उसके जो साथी 3 जजेस हैं जो उसके साथ बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनमें से चीफ जस्टिस समेत किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने उन्हें वोट नहीं दिया। तो ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान का जो एक स्विंग वोट था, अगर वो ना देते तो ये बेंच बन ही नहीं सकता था, आइनी बेंच। तो ये कैसा लगा है उन्होंने अपने आप को जो वोट दे के अपने हक में जो वोट का हक इस्तेमाल किया है? क्या इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, ज़ाती मफाद नहीं? और क्या सुप्रीम कोर्ट का जज जो है अपने हल्फ के मुताबिक ज़ाती मफाद के लिए कोई भी काम या फैसला कर सकता है? तो बहुत शुक्रिया। देखें, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का तो पाकिस्तान के अंदर रवाज ही नहीं है। यहाँ पे तो जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा करके अपनी फेवर में इंटरेस्ट लिया जाता है। अब देखें ना, अगर इनको चाहिए था कि ये इस बेंच का ऐसा ना बनते, तो इनकी गैर मौजूदगी में अगर इनको इलेक्ट कर दिया तो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन ये जुडिशल कमीशन के मेंबर बने। अब 2 जो कमेटियाँ हैं उनमें एट अ टाइम ये मेंबर है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के अंदर उसमें भी मेंबर है, और जो सुप्रीम कोर्ट के उसमें भी मेंबर है। देखें, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को, और जुडिशल कमीशन के भी मेंबर है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को किस क्राइटेरिया पे, किस इंटेलेक्ट ऑफ माइंड के साथ चुना गया कि आईनी फैसले करेंगे? इनका माइंड तो सामने आ गया था मकसूद नशस्तों के केस में। देखें, अब देखें, ये मैंने तो आज किसी को कहा था कि मेरी नज़र से नहीं गुजरा, तो आप इनकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन ऐसी हुई हो जो उन्होंने पिछले 1-2 साल में 4 साल में की हो, तो मुझे ज़रा जजमेंट भेज देना ताकि मैं देख सकूँ। आप भी सुप्रीम कोर्ट में रोजाना होते हैं तो आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा। ये जो मकसूद नशस्तों के केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जो जजमेंट दी थी, जी, उन्होंने कहा था कि जो सरकार के इदारे हैं, एग्जीक्यूटिव है, वो पाबंद नहीं है सुप्रीम कोर्ट के गैर आईनी। इन्होंने मेरे हाल में, देखिए, मेरी ओपिनियन ये है कि इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, और उन्हीं जजों के बेंच आज इनके साथ मौजूद है। इन्होंने कहा कि इनका आर्डर आपने नहीं मानना, इनका आर्डर जो है वो गैर आईनी है, और इलेक्शन कमीशन में पाबंदी नहीं है कि वो इनका आर्डर माने, वो गैर आईनी है। अब देखें कि ऐसा शख्स जो ये कह रहा है कि मेरे साथी जजेस का आप आर्डर ना माने, वो गैर आईनी है, और इलेक्शन कमीशन को ये देखें ना, ये सारा फार्मूला जो ये काजी फार्मूला चल रहा है। काजी साहब ने इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट के सामने खुद खड़ा किया। आज वही तसलसल जो है ये मैनेज है सारी चीज़ें ना। गवर्नमेंट देखें आज इनकी है, कल कोई किसी और गवर्नमेंट की होगी। 2018 में इनकी गवर्नमेंट थी, 2000 आगे 26, 27, 28 में किसी और की गवर्नमेंट आ जाएगी। लेकिन ये सारा टिल्ट जो है ये गवर्नमेंट की फेवर में है। अब जो गवर्नमेंट का बंदा चाहेगा वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आएगा, जो गवर्नमेंट की कमेटी जाएगी वो आगे बेंच ही मेंबर बनेंगे। फैसल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 26वीं आईनी तरमीम को भी चैलेंज कर रखा है। उन्होंने चीफ जस्टिस के इंतखाब करने वाली 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी का भी बॉयकॉट किया। तो इस जुडिशल कमीशन में आज वो शरीक हो गए, और उसी जुडिशल कमीशन जिसको उन्होंने चैलेंज कर रखा है, क्या ये खुला तजाद नहीं?
देखिए मतीउल्लाह, दो ही तरीक़ेकार हो सकते हैं ना किसी भी मामले को हैंडल करने के। एक तो है पॉलिटिकल एंगेजमेंट और दूसरी बात है कि आप उसके ख़िलाफ़ एजिटेट करें और सड़कों का रास्ता अपनाएं। तो मैं समझता हूँ कि पार्लिमानी कमेटी का जो बायकॉट था वो भी नहीं करना चाहिए था, वहाँ पे भी जाना चाहिए था, क्योंकि जितने आप पॉलिटिकली एंगेज होते हैं उतने आप स्पेस गेन करते हैं। लाइक जो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को अगर एक वोट पड़ा है उस पार्लिमानी कमेटी में, वो 4 पड़ते तो प्रिंसिपल सीनियरिटी जो है ज़्यादा स्ट्रेंथन होता, क्योंकि जो वोट है वो जो वकला हैं, मेजॉरिटी ऑफ वकला की वो भी प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी को सपोर्ट करते हैं, और इस तरह से तहरीक इंसाफ का भी एक स्टांस है। तो एंगेजमेंट होना या एंगेजमेंट करना मेरा नज़दीक वो ज़्यादा बेहतर तरीक़ेकार है बजाय इसके कि आप कुछ और करें, क्योंकि हम इस बात को सारे तस्लीम करते हैं कि ये जो आइनी तरमीम है ये एक गलत तरीके से लाई गई। ये आइनी तरमीम पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए एक मोहलक जहर है, ये इस अवाम जो आज़ाद अदलिया पे हमला भी है। लेकिन ये बात इस वक्त डिजोरे सही, डिफैक्टो सही, डिजोरे नहीं, तो फिर आइनी तरमीम तो है। अब उस चीज़ को किस तरह से हैंडल करना है, ये तरीक़ेकार जैसे मैंने अर्ज़ किया कि उसमें है। अब जो ये जुडिशल कमीशन की ये जो अभी 26वीं तरमीम आई है, इसको तो इमरान खान साहब ने आज भी रिजेक्ट किया है, और रात को जो तरमीम हुई है उनको भी रिजेक्ट किया है, और उन्होंने ये कहा है कि ये इस जमहूरियत का कत्ल है, रूल ऑफ लॉ का कत्ल है, और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कत्ल है। ठीक, तो इस सारी चीज़ों को तो तहरीक इंसाफ के जो सरबराह हैं उन्होंने तो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। पर तहरीक इंसाफ की जो मौक़िफ़ है कानून साजी के हवाले से वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग रहा है, और बड़े क्लैरिटी उसमें उस तरह नहीं रही जिस तरह की एक इतनी बड़ी होनी चाहिए बड़ी सियासी जमात की। उसके ऊपर भी हम आते हैं, छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे। फैसल चौधरी साहब ने कानून साजियों की बात की, तो उन कानून साजियों में कानून साजी जो थी वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी की भी थी, उसके ऊपर भी बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल एडवोकेट सलमान अकरम राजा के मुताबिक आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी एक इदारे का अंदरूनी मामला है, और अब इसके साथ ही हमने आगे चलना है। मगर फैसल चौधरी साहब इमरान खान से मिलकर आए हैं जेल में, तो खान साहब को पता ही नहीं था ये कानून आ रहा है, उनको किसी ने बताया नहीं था, या फिर खान साहब की क्या पॉलिसी थी इसकी? क्योंकि असम्बली में तो हमें नहीं नज़र आया कि PTI ने इसकी मुखालफत की है। देखिए, इमरान खान साहब को जो आज वहाँ पे ब्रीफिंग भी दी जाके तो बताया, क्योंकि इमरान खान साहब का मतलब ये ज़रा आप जहन में रखिएगा, उनको अलाउंस दीजिए, वो जेल में है और उनके पास जो मालूमात की रसाई है वो बहुत महदूद है। आज बहुत अरसे के बाद उनको अखबार दिए गए, जो एक अखबार अभी एक डॉन अखबार वो काफ़ी अरसे से मांग रहे हैं, वो भी रोका गया है। तो वहाँ पे मालूमात की रसाई वैसे नहीं होती जैसे आपको। उनको अभी कौन सा अखबार दिया गया? अभी जो 2 मौकर अंग्रेजी रोजनामे हैं वो मिले आज उनको बड़े अरसे के बाद। एक्सप्रेस ट्रिब्यून, हाँ वो ट्रिब्यून भी और द न्यूज़ दिया जाता है, लेकिन वो डॉन की ख्वाहिश कर रहे थे। अच्छा। जो कि रीडिंग मटेरियल एज पर जेल मैनुअल उनको मिलना चाहिए। तो जब उनको ये बताया गया तो फिर आज उन्होंने कैटेगोरिकली इस चीज़ को मुस्तरद किया। किस चीज़ को? ये जो रात होने वाली तरमीम है। कौन सी? ये जो एक्सटेंशन की है हुई हैं और जिस तरीके से ये की गई हैं, और दूसरी तरमीम को जो रात को कानून साजी हुई है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की, और ये सारी। और फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि आप ये बाहर जाके बताएं, क्योंकि एक उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई डील नहीं है। हाँ बिल्कुल। देखिए, एक मतलब प्रॉब्लम जो आ रहा है ना वो ये है कि इमरान खान साहब की जो जेल के में अंदर मीडिया के साथ जो गुफ्तगू होती है रिपोर्टर्स के साथ, उस पर एक अनअनाउंस सेंसरशिप आपके मीडिया पे भी लगाई गई है, आप वो खबर नहीं देते हैं और सुबह पब्लिश भी नहीं होती है। यानी कि जो पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं वो भी हमारी खबरें पढ़ के पार्टी की पॉलिसी बनाते हैं, उनका अपने लीडर के साथ कोई रब्ता नहीं है। सलमान अकरम राजा ने ये बयान दे कैसे दिया कि ये उनका अंदरूनी मामला है? देखिए, वो अंदरूनी मामला ये तो सलमान अकरम राजा साहब भी आपको बेहतर बता सकते हैं। मुझे तो जो इमरान खान साहब ने कहा वो फिर मैंने बाहर आके बयान कर दिया। उनका ये कहना था कि ये तरमीम जो है ये जमहूरियत का कत्ल है, ये रूल ऑफ लॉ का कत्ल है और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे हमला है, और ये जो इदारे हैं ये इदारे पब्लिक के हैं। देखिए, मतीउल्लाह जंग फौज हो वो भी हमारा इदारा है, अदलिया भी हमारा इदारा है, अवाम का इदारा है।
इसी तरह से दूसरे इदारे जो हैं वो भी है, पार्लियामेंट है वो भी हमारा इदारा है। अगर उसमें किसी किस्म की कमज़ोरी आएगी तो उससे अवाम का नुकसान होगा, पाकिस्तान को नुकसान होगा। लिहाजा एक्सटेंशन का जो रवाज है, चाहे ये फौज में हो, मैं ज़ाती तौर पे भी इसका मुखालिफ हूँ, चाहे जुडिशरी में हो, किसी भी एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। इससे इदारा यही मौका जी, बिल्कुल यही मौका। चल आबिद ज़ुबैरी साहब, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आज के इस एलामिया के मुताबिक मुखालफत की है आइनी बेंच की तश्कील में। इस मुखालफत की नौयत आपके ख्याल में क्या हो सकती है? क्योंकि बज़ाहिर तो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ये जो मुखालफत है ये बेसूद इसलिए भी थी कि शायद वो पहले से ही जानते थे कि हुकूमत के पास तो पहले ही अक्सरियत है, तो महज ये मुखालफत बराए मुखालफत करके वो क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्योंकि असल काम तो उन्होंने किया नहीं जो फुल कोर्ट मीटिंग बुलानी थी। तो अब ये मुखालफत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पर्सनली तो नहीं जानता कि उनकी मुखालफत की क्या वजूहात थी। बाकी दो सीनियर जजों ने भी उसकी मुखालफत की और जो PTI के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने भी उसकी मुखालफत की। और मैं टोटली फैसल से एग्री करता हूँ कि देखिए आपको आना ज़रूर चाहिए अपना प्रोटेस्ट। और क्यों देखें, PTI के जो लोग थे उन्होंने सबसे पहले जो पॉइंट उठाया वो ये था कि ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड ही नहीं है सही से, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल एक जगह खाली है और वो वैकेंसी नहीं है जैसे इंटरप्रेट किया जा रहा है। मगर उस पर वोटिंग करा दी गई और जुडिशल कमीशन ने उस पर वोटिंग करके उस एतराज को वोटिंग कराई, जो भी है मुस्तरद कर दिया। और देखिए जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया हुआ है उसमें ये पॉइंट भी दिया हुआ है, वो ठीक है, उन्होंने वहाँ वोटिंग करा के। तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ा जो काम जो चीफ जस्टिस को करना चाहिए था कि आफ्टर ऑल आपने कमेटी बनाई थी, उसके 2 मेंबरान आपसे कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बना के फैसला कर दीजिए कि ये आईनी तरमीम सही, ये आइन के मुताबिक है, ये गलत है। तो उन्होंने नहीं कराया। आज उन्होंने उसकी मुखालफत की। मुझे नहीं समझ आया मुखालफत, क्योंकि जिन साहब को जो जज साहब हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड बने 2 महीने के लिए अभी, वो तो खुद उसके बेनिफिशियरी हैं और अपने लिए वोट दिया। और मैं आपको एक आपकी इजाजत से बात करना चाहता हूँ कि जो आपने कल तरामीम की बात की, आपको याद होगा कि अगर आपने रोमन हिस्ट्री पढ़ी हो तो उसके अंदर वहां डेमोक्रेसी थी, वहां ट्रिब्यून हुआ करते थे और वहां सेनेट होती थी। तो जब जूलियस सीजर आया तो उसी सेनेट ने उसको डिक्टेटर डिक्लेयर किया था, उसको सारी पावर्स दे दी गई थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कल की तरमीम के बारे में। नहीं, आबिद ज़ुबैरी साहब, वैसे आपने रोमन हिस्ट्री की तो मिसाल दी, जुडिशल कमीशन को भी आप समझते हैं कि जो अक्सरियत का मुजाहरा किया है हुकूमत ने, इसके बाद तो जो 34 जजेस की वैकेंसियाँ सुप्रीम कोर्ट में की गई हैं, मतलब तादाद जो की गई है, तो ये तो जजेस हुकूमत की मर्जी के ही लगेंगे जुडिशल कमीशन में। इसमें तो सुप्रीम कोर्ट की अब जजेस को आके जुडिशल कमीशन में बैठने की भी अब जरूरत नहीं है। ये तो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत होगी हुकूमत को। बिल्कुल सही है, बिल्कुल आपने सही कहा। ये कोर्ट पैकिंग हो रही है और ये देखिए पैक इसलिए कर रहे हैं। देखिए और यही बात है, हमारे अभी हालिया इलेक्शन हुए, आपने देखा उनमें जो ग्रुप तो जो अक्सरियती ग्रुप है उसने तो लोगों से कहा सीवियां दो, अब तो हम जज बनाएंगे। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अच्छा। क्योंकि वो देखिए वो लॉ मिनिस्टर भी, हाँ वो लॉ मिनिस्टर भी हैं और वो बैठे भी हैं आज इजलास के अंदर। तो इन्होंने तो लोगों से सीवियां मांगी है कि हम जज बनाएंगे। और कुछ ऐसे लोग चैनल्स पे आते हैं जो आपके क्या बताओ, अभी आपके चैनल पे भी आ रहे थे, वो तो माशाल्लाह वो तो उम्मीदवार भी हैं कि वो जज बनने की, इतनी उन्होंने तारीफें की हर चीज से कई महीनों से। हमारे चैनल पे आ रहे थे, कोई हाफिज साहब थे, ये कौन पता नहीं, मुझे नहीं मालूम, हाफिज मुझे नहीं मालूम कौन थे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस तरह से लोगों से सीवी लेके, अब देखिए अब एक्चुअली हुकूमत की अक्सरियत है उसके अंदर, तो जजेस भी वो अपनी मर्जी से बना सकेंगे। अगर ये जजेस माइनॉरिटी में चले गए, चीफ जस्टिस वगैरह, और देखिए आईनी तरमीम को चैलेंज करने का एक वजह ये थी, अगर आपको पढ़े जो जजमेंट है 2015 की मिलिट्री कोर्ट्स में, उसमें जो अक्सरियती जजमेंट है, जैसे हम लोग तो माइनॉरिटी में चले गए थे, हम लोग ने तो चैलेंज की थी उसको, और जबकि जस्टिस फाइजल ने तो हमारी पटिशन अलाउ की थी और किसी तरमीम को डिक्लेयर किया था अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उसके अंदर लिखा हुआ है कि 175A में कोई तरमीम मुस्तकबिल में ऐसी नहीं हो सकती जो चीफ जस्टिस या जजेस की प्राइमेसी को अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में कम कर दे। तो ये तो बिल्कुल उससे तजाद है उस 17 मेंबर बेंच की जजमेंट से। ज़ुबैरी साहब क्विकली आप देखें, जुडिशल कमीशन पे सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि सियासतदान जो है अब वो बेंचों की तश्कील में अपना रोल अदा करेंगे, जो बड़ी ऑड बात लगती है कि सियासतदान बैठने। लेकिन फिर बात ज़ुबैरी साहब ये भी है ना कि सियासतदान टेलीफोनों के जरिए बेंच बनवाते रहे हैं, सियासतदान जो हैं वो वकीलों के जरिए बेंच बनवाते रहे हैं, तो ये सियासतदान जो है जुडिशल कमीशन में बैठ के क्यों नहीं बनवा सकते बेंच? तो अच्छी बात है, अब तो खुल के बनवाएंगे ना सर, अच्छी बात होगी, अब सामने बनेगी बेंच और ठीक है, इन्हीं का देखिए इन्हीं का फैसला होगी ये। लेकिन ये भूल जाते हैं ये लोग
कि ये सियासतदान हमेशा इस जुडिशल कमीशन का ये लोग हिस्सा नहीं रहेंगे। उम्मीद तो यही करते हैं, कल जो तरमीम कही है इसमें तो तरमीम इस तरह से अपने लिए भी की गई है कि ये हमेशा ताहयात ये लोग रहेंगे, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। और जो लोग इस तरह की तरमीम करते हैं या करते हैं वही आपने देखा हमारी तारीख बताती है, हमारे अपने मुल्क की तारीख, कि उसी से वो खुद फंस के खुद उसमें गिरे उस गड्ढे में। अच्छा चले, जहांगीर जदून साहब, ये जो आईनी बेंच बना है इसमें जस्टिस आयशा मलिक भी हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर भी हैं, जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी भी हैं, और ये वो जजेस हैं जिन्होंने मखसूस नशस्तों के केस में हुकूमत के ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया था। तो 7 जजों में इन 3 जजों की मौजूदगी, आप नहीं समझते कि इस आईनी बेंच की तश्कील में थोड़ा तवाज़न बरकरार रखने की कोशिश की गई है, गो कि अक्सरियत शायद अभी भी नहीं? देखिए, वो तो प्रॉमिस वाइज उन्होंने कहा था कि हर प्रॉमिस से लेके, तो ये तो उन्होंने जो कैटेगरी की है कि हर प्रॉमिस उन्होंने एक जज लिया है, पंजाब के 2 हैं, अमीन साहब और दूसरे जो हैं जज हैं। तो इस तरह उन्होंने अब बैलेंस तो देखें, अब जजमेंट आएगी तो पता चलेगा किस तरह बैलेंस क्रिएट किया है। अब इसमें इनकी तादाद वो बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और ये 2 महीने के लिए, 2 महीने की असल चीज़ ये है, पीछे क्या फलसफा है? असल चीज़ ये है कि मतलब चेंज कर सकते हैं, देखेंगे ना कि बेंच किस तरह मूव कर रहा है, उसकी जो डायरेक्शन ये बेंच जो है सिर्फ 26वीं आईनी तरमीम के लिए बना होगा, हो सकता है वो भी इसमें, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम जो है पूरी सुप्रीम कोर्ट को सुननी चाहिए। ये बेंच तो उसका बेनिफिशियरी है। ये देखें ना, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उस आईनी तरमीम के तहत बनाए तो उसको तो फिर फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। अगर इस बेंच ने सुननी है तो वो तो फिर इस बेंच का बेनिफिशियरी है, वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी। तो वो जो फुल कोर्ट की तजवीज़ है वो सही है। अगर वो 26वीं तरमीम सुननी है तो फिर फुल कोर्ट बैठे, उसको आईनी बेंच तस्वर करें या फुल कोर्ट तस्वर करें, फिर वो सुने, तो उसके बाद जो फैसला है उसके ठीक है। वैसे फैसल चौधरी साहब, जो मैं एक बात वो एक्सटेंशन वाली करना चाह रहा था, वो जो ये कह रहे हैं एक्सटेंशन के खिलाफ है, तो ये जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के खिलाफ तो नहीं थे। ये देखें, जो बंदा 1 पेज पे होता है, जो बंदा नहीं, पार्टी की बात, आपकी वोट तो है ही नहीं है, वैसे मैं बात कर रहा हूँ, सारी पार्टियां ऑन बोर्ड होती हैं। ये तो सिर्फ, लेकिन अब आज जो है ना, इमरान खान ने जब वोट हो गया तो उसके बाद अपना मियां साहब ने भी एक्शन दे दिया। अच्छा, वोट हो गया उसके बाद मतलब वो ऑन बोर्ड है सारे, देखिए ना, वो अंदरूनी मामले में तो नहीं करते ना, वो बैरूनी मामले को से जिम्मेदार है। कल बल्कि बैरिस्टर गौर से मैं पूछ रहा था, कल उन्होंने बाहर आके कहा कि हमें तो पता नहीं चला, वो पीछे से पास हो गया बिल। अच्छा, फिर मैंने जो पीटीआई के उनसे पूछा, वो सब ने ये बात की तस्दीक की कि बैरिस्टर गौर अली खान ने इजलास से पहले पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में आर्मी एक्ट में तरमीम के बारे में पूरा एक ब्रीफिंग दी थी और उसमें कोई हदायत नहीं दी कि क्या करना। बॉटम लाइन ये कि हमारी पार्लियामेंट तो इसमें सॉवरेन नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन आप कहते हैं ये नहीं, पार्टी का मौक़िफ़ तो होता है ना, वो कम से कम कहता है कि हमने ये अपोज करना है या खिलाफ करना है। हालांकि इसमें हदायत की आईनी तौर पर रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप पार्टी का मौक़िफ़ तो होना चाहिए। कल मौक़िफ़ भी कोई नहीं दे पा रहा। बात यह है कि मेरा दोस्त जहांगीर जदून असूल की बातें करता है और नून लीग में रहता है, ये 2 मुतजाद बातें हैं। नहीं, ये आपकी खातर मुतजाद। अब ये जो सारा मामला ना, अगर मुझे आप इजाज़त दे तो मुन्नू भाई मरहूम का एक बड़ा खूबसूरत खता है। उन्होंने कहा कि चिट्टे सफ़े देन शहादत खाली शाह जहालत थी, सुचल वादा माफ गुआई नई लोड़ वकालत थी, उससे दे नाल थर थर कंबे कुर्सी अर्श अदालत थी, हजे क़यामत नहीं आई, अजय क़यामत नहीं आनी। अच्छा, जो इस तरीके से ये किया गया है, जिस तरीके से जजेस ने अपने आप को बचाने की सही तक नहीं की, जजेस के लिए आप खड़े हो गए, साफ़ी वकील भी खड़े हो गए, सियासतदान भी खड़े हो गए, नहीं खड़े हुए तो जज नहीं हुए। एक दफ़ा उन सबर भी कर गलत सुन लेना बड़े भरावा। बात यह है कि एक इदारा जो है, जैसे मैंने पहले कहा है, इदारे की बचाने, जो अब अमीनुद्दीन खान साहब हैं, मोहतरम जज साहब हैं, कोई बात, एक जुडिशल कॉन्डक्ट भी होता है। आप अपने आप को खुद वोट दे रहे हैं और जो वोट वहाँ पे डालने वाले होता नॉर्मली ये है कि अगर आपका जब नाम आता है तो आप उठ जाते हैं ट्रांसपेरेंसी की खातिर, या एक मतलब 6 से हो जाते हैं, अगर अपना वोट ना देते 6-5 से भी तो हो ही जाना था ना आपने। मतलब उन्होंने इंश्योर किया कि नहीं, 7वां मेरा लाजमी, मतलब उन्होंने वोट अपने आप को डाला। अब इसके बाद कौन तो करेगा उनसे जो है वो, और आप हल्फ उठाते हैं कि मैं अपने ज़ाती मुफाद में किसी किस्म का कोई फैसला नहीं करूँगा। हाँ, हलफ की बात जहाँ तक है, हलफ की बात तो यहाँ पे ये है कि जिन लोगों ने आइन को प्रोटेक्ट करने का हलफ उठाया है वही आइन तोड़ते हैं,
और वही आइन को जो है फिर स्टैम्प भी करते हैं। इन्हीं अदालतों में क्या क्या नहीं हुआ। उन्होंने कहा 3 साल ले लो और फिर उन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ा। नहीं बहरहाल ये तो सारे इस गुनाह में सारे शरीके हैं। कासिम सूरी साहब की रूलिंग देख लें सुप्रीम कोर्ट का। अच्छा एक मिनट जहांगीर भाई, एक मिनट। जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आया था, मेरे समेत शायद जहांगीर साहब ने भी ये कहा था, हमने कहा था कि ये पार्लियामेंट के हाथ में अपनी दाढ़ी ना दें, फुल कोर्ट बुला लें, वहां पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को अपने रूल्स में 191 आर्टिकल के तहत अमेंड कर लें। उस वक्त इन्होंने नहीं की, उस वक्त इनको पार्लियामेंट का शौक था, तो फिर हुण चलो जी नहीं, इसमें एक जस्ट ऐड करता जाता हूँ कि ये जहाँ तक आज हम पहुँचे हैं जुडिशरी में, इसमें जुडिशरी खुद भी जिम्मेदार है। आप पीछे देखें ना, बंदयाल का दौर देखें, गुलजार साहब का दौर देखें, साकिब निसार का दौर देखें, उन्होंने क्या क्या किया है, प्यूनी जज के साथ क्या किया है। उनके पीछे कोई था बिल्कुल था ना, उनके पीछे था जी, वो आज भी हैं जिनको आप एक्सटेंशन देते रहे, आप दोनों ठीक है ना, और डोल में जाते हैं। नहीं मेरी वोट देने की बात नहीं, हमारी अपनी ओपिनियन है। ज़ुबैरी साहब लास्ट वर्ड्स। ज़ुबैरी साहब जी सर जी, आप क्या कहेंगे, ये अभी किस तरफ मामला जा रहा है? देखिए बिल्कुल सही है। देखिए आपको याद होगा, आप कोर्ट में मौजूद थे, मेरे साथ किस तरह से मेरे साथ बदतमीजी की गई थी जब मैंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ आर्ग्यू किया था, जबकि मैं सिर्फ एज प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार मुझे नोटिस पे था। और आपको याद होगा मैंने यही कहा था कि आप इनको अपना दे रहे हैं, और सब्जेक्ट टू लॉ कॉन्स्टिट्यूशन मींस कोई पहले से बना हुआ है, और आप इनको आने का इख्तियार दे रहे हैं अपने अंदर, आप देखिएगा आपके साथ क्या होगा। तो मुझसे तो इवन जस्टिस मंसूर अली शाह भी उस मेजॉरिटी बेंच उसमें शामिल थे। फिर दूसरी बात मैंने कही थी कि जी आप अपील का इनको हक दे रहे हैं, ठीक है, पार्लियामान के पास अमेंडमेंट का, वो अमेंड करें कॉन्स्टिट्यूशन को, उससे दे दें। आप एक दैली कानून बना के कैसे दे रहे हैं? लेकिन उस वक्त मेरी बात नहीं मानी गई थी। और आज ये रिकॉर्डेड है मेरे आर्ग्यूमेंट्स, आप देख लीजिए। और आज देखिए बात सही हो रही है कि जब दिल चाहता है प्रैक्टिस से प्रोजेक्ट क्यों नहीं बनाते, फुल कोर्ट बनाए और कहें कि अब ये नहीं कर सकते आप बार बार, क्योंकि हमने वो आपका कानून कर लिया तो उसमें आप तरमीम नहीं कर सकते। अच्छा, आखिरी साहब क्विकली लास्ट क्वेश्चन। अब ये जो आईनी बेंच बना है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान उसके सरबराह बने हैं, तो इस आईनी बेंच बनने के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के अख्तियारात में मवाजना आप कैसे करेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ही सारे केसेस जाने हैं, तो हमारा जो सुपर मैं समझता हूँ पैरेलल जुडिशियल सिस्टम आपने बना दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो सुपर चीफ जस्टिस हैं। बिल्कुल मैं ये कहूँगा बिल्कुल सुपर चीफ जस्टिस हो गए वो, और ये कि और वो हर जगह मौजूद है, हर कमेटी में हो गए। और लेकिन और देखिए उनके पास सारे इख्तियारात हैं। सबसे ज्यादा इख्तियार क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का ही इख्तियार है। जस्टिस याहिया अफरीदी वो तो एक किस्म का, उसको क्या कहना चाहिए, कोई स्पेशल बेंच के अब सरबराह रह गए। अब तो ये देखना है कि उनके पास कौन से केस वो चलाएंगे। अच्छी बात है, वो उन्होंने खुद ही आज जो है वो अगर चीफ जस्टिस सुबह अमीनुद्दीन खान को कोर्टे ट्रांसफर कर दें दूसरे बेंच में, तो फिर क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चीफ जस्टिस के पास है, जुडिशियल पावर नहीं। अभी कोर्टे ट्रांसफर वाली पावर भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो आईनी बेंच के सरबराह है, और कोर्टे ट्रांसफर करेंगे तो जजेस कमेटी में फैसला करना आसान होगा। चलिए एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ब्रेक के बाद हम बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे अमरीकी शहरी और पॉलिटिशियन साजिद तारड़, और उनके साथ सीनियर जर्नलिस्ट अनवर इकबाल जो वाशिंगटन से हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। सहाफ़ी प्रोग्राम में बात करेंगे अमेरिका में होने वाले सदारती इलेक्शंस की, और याद रहे कि ये कोई पाकिस्तान के इलेक्शंस नहीं हैं, अमेरिका सुपर पावर के इलेक्शन हैं, जहां पे सदारती इलेक्शन के नताइज का पाकिस्तान की सियासत पे भी बराह रास्त असर पड़ता है। हम जितने भी तज्ज़िये कर लें, जितनी भी तरदीदें कर लें कि अमेरिका की सियासत का, अमेरिका की हुकूमत का पाकिस्तान में कोई किरदार नहीं है, ये सब झूठ है। और ये सब एक किस्म का दोगलापन होगा अगर ये कहा जाए कि अमेरिकी सियासत का, अमेरिकी हुकूमत का, अमेरिकी पॉलिसियों का पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत और पॉलिसियों पर असर नहीं पड़ता। इसी वाले से हम बात करेंगे, और ख़बरें तो ये गर्म हैं कि सदर ट्रंप और कामिला हैरिस के दरमियान जो इंतखाबी दौड़ है वो इतनी
क्लोज है, इतना मुश्किल है उसको प्रेडिक्ट करना कि शायद अभी तक भी अमेरिका के जो तज्जियाकार हैं या जो एग्जिट पोल्स हैं उनकी तरफ से भी कोई वाज़ेह मालूमात सामने नहीं आ रही। इस मामले पे हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अमेरिका से, वाशिंगटन से सीनियर जर्नलिस्ट अनवर इकबाल, और फिर हमें ज्वाइन कर रहे हैं साजिद तारड़ जो कि एक अमरीकी शहरी हैं, अमरीकी सियासतदान हैं, पाकिस्तान से भी उनका ताल्लुक़ है और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर बराए मुस्लिम कम्युनिटी भी रहे हैं और सरबराह हैं मुस्लिम्स फॉर ट्रंप फोरम के। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। सबसे पहले तो अनवर इकबाल साहब, कितना सख्त मुकाबला है और कब तक इसके नताइज सामने आ सकते हैं? बहुत सख्त मुकाबला है। जो माहिरीन है, मैं देख रहा था, वो जो कि प्रो ट्रंप हैं और वो जो प्रो डेमोक्रेट्स हैं जो कमाला को सपोर्ट करते हैं, वो दोनों के दोनों रिलक्टेंट हैं। यानी कोई इस तरह ऐलान नहीं कर रहा है कि हमारा जो उम्मीदवार है वो जीत चुका है और जीत जाएगा। दोनों कह रहे हैं ये कि हमारे उम्मीदवार को एज हासिल है, जीत जाएगा, लेकिन मुकाबला सख्त है। दोनों इस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं। इस दफ़ा यानी जिस तरह पहले होता था कि 1-2 दिन पहले से बातें शुरू हो जाती थी कि ये फलां बंदा जो है मैदान मार गया और फलां पार्टी जो आगे निकल गई, इस तरह की बातें इस वक्त बिल्कुल नहीं हो रही हैं। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, गुफ्तगू हो रही है। ट्रंप का जो कैंप है वो इमिग्रेशन पे बातें कर रहा है, इकॉनमी के बारे में जो उनका प्लान है, यानी मसलन कुछ टैक्सेस नहीं लगाना बरामदात पे या जो है वो बिजनेसेस को वापस लाना, इस तरह की बातें करते रहे थ्रू आउट। इसमें जो कमाला हारिस वाले थे वो विमेन इश्यूज को ज़्यादा वो हाईलाइट करते रहे, अबॉर्शन की इशू को ज़्यादा हाईलाइट करते रहे। इस तरह की गुफ्तगू होती रही। जो यहाँ रहने वाले मुसलमान हैं, पाकिस्तानी हैं, वो कोशिश करते रहे कि किसी तरह जो गाजा का इशू है वो भी हाईलाइट होता रहे। यानी इशू ओरिएंटेड गुफ्तगू होती रही। इस दफ़ा बड़े बड़े दावे नहीं किए गए। ठीक, अनवर इकबाल साहब, कब तक जो है नताइज कुछ सामने आना शुरू हो जाएंगे, अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन लीड में है? मेरा ख्याल है मिडनाइट से पहले नहीं होगा। मिडनाइट से पहले हो जाएगा? मिडनाइट से पहले नहीं होगा। मिडनाइट तक ही बात वाज़ेह होगी और अभी तो सिर्फ यहाँ 11 बजे हैं दिन के, अभी तो वक्त है। सही। अच्छा, मैं अभी साजिद तारड़ साहब, आप हमारे साथ हैं। आप तो पुराना अमेरिकी सियासत के गुरु भी कहें तो गलत नहीं होगा और सदर ट्रंप की आप टीम में भी रहे हैं, बतौर मशीर भी रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये अमेरिका में जो इलेक्शंस हो रहे हैं ये पाकिस्तान के लिए कितने अहम हैं? पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, अगर माजी करीब में देखा जाए तो ड्यूरिंग बराक हुसैन ओबामा पाकिस्तान के ऊपर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक उनके पीरियड में हुए। फिर एक वजीर आजम फोन के साथ चिपके रहे और 4 साल बाइडन ने कॉल तक नहीं की। और दूसरा, आपने दूसरी तरफ देखा होगा कि पाकिस्तान ने हमेशा रिपब्लिकन सदूर के साथ बेहतर रिलेशनशिप को एंजॉय किया। व्हाइट हाउस में आए, रिसेप्शन दी गई, उन्हें प्रेस्टीज दी गई। हालांकि हमारे पाकिस्तानी डायस्पोरा का इसमें कोई इतना ज्यादा अमल दखल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन और 1947 से अब तक जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और हमारा जो टॉप मिलिट्री ब्रास है सारा ट्रेंड बाय द अमेरिकन्स और एक भरपूर तरीके से एलाय रहा है पाकिस्तान। तो रिलेशनशिप्स आर अल्टीमेटली most of the relationship has been flourished during the Republican period. तो मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे, रिलेशनशिप मजीद बेहतर होंगे। पाकिस्तान के इम्पोर्टेंस मजीद बढ़ चुकी है जब से भारत और चाइना का बॉर्डर पैक्ट हुआ है। अफगानिस्तान, ताइवान के हवाले से उस रीजन के अंदर मेरे ख्याल में, और ईरान बिलखसूस, अभी जो ईरान के ऊपर प्रेशर है, इस वजह से पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ चुकी है। और मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे और उनके टेबल के ऊपर डीमोरलाइज्ड पेंटागन होगा और जब उसकी तरफ तवज्जो देंगे, फॉरेन पॉलिसी पे तवज्जो देंगे और अपने एलाइज पे तवज्जो देंगे, तो पाकिस्तान हैज अ वेरी स्ट्रांग एलाई। ठीक। अच्छा साजिद तारड़ साहब, ये एक गिला रहा है पाकिस्तान के लोगों को भी कि अमेरिका में जो भी हुकूमत हो उसने हमेशा पाकिस्तान में फ़ौजी जर्नलों की हुकूमतों को सपोर्ट किया है, जमहूरी निज़ाम को मजबूत करने की बजाय उसे कमज़ोर किया है। तो आपको क्या लग रहा है कि ख़ुद अमेरिका में तो ऐसी जमहूरियत है और ऐसे इलेक्शंस होते हैं
कि जिन पे शायद उंगली उठाना मुश्किल हो, मगर जो कुछ पाकिस्तान में हुआ है पिछले कई साल से, तो अमेरिका के लोगों की और ख़ास तौर पे आपकी क्या राय है? जिस तरीके के 2018 में इलेक्शंस हुए और फिर 2024 में जिस तरीके के इलेक्शंस हुए, जिससे पाकिस्तान की साख यकीनी तौर पे मुतासर तो हुई है, तो आप बतौर अमरीकी शहरी और अमरीकी हुकूमत के एक किस्म के साबिक आप कह लें तर्जुमान, तो कैसे देखते हैं पाकिस्तान में ये गैर जमहूरी जो सरगर्मियाँ रही हैं जिससे पाकिस्तान के जमहूरी अमल जो है वो उसको शदीद नुकसान पहुँचा है? अनफॉर्चुनेटली कहा जाए तो पाकिस्तान का गैरिजन स्टेट बनना बहुत पुरानी बात है, ये आज की नई बात नहीं है। और उसमें मेरी तो इतनी रिसर्च नहीं है कि जब अयूब खान साहब ने इन चीज़ों की बुनियादें रखी उस वक्त आइदर अमेरिका वाज सपोर्टिंग इट और नॉट, लेकिन जो मेरी नज़र में मैंने देखा है कि वाकई ही आप ये ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जब भी मिलिट्री डिक्टेटर रहे हैं उनको पाकिस्तान की अमेरिका की सपोर्ट हासिल रही है, क्योंकि अमेरिका की जरूरत होती थी अफगानिस्तान के हवाले से, और वही एक लेंस है जिस नजर से अमेरिका मुसलसल देखता आया है। इट इज अनफॉर्चुनेट रियलिटी मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन अब देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जमहूरी इक़्तिदार जो है, बल्कि इस वक्त तो अगर देखा जाए तो अथॉरिटेरियनिज्म इज ऑन राइज, इंटरनेशनल फिनोमेनन है। इलान मस्क ने भी पिछले दिनों पे इस पे ट्वीट किया था कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज आर इन डिक्लाइन। तो इसमें इन सर्कमस्टांसेस में देखा जाए तो आपकी बात से मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि ज्यादातर रिपब्लिकन सदूर ने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया। अच्छा तारिक साहब, अमेरिका के अंदर तो आप सोच भी नहीं सकते कि CIA का या पेंटागन का कोई अमेरिकी इंतखाबात में किसी किस्म का किरदार होगा, या अमेरिका की सियासी जमातों को जो है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हाउंड करेगी या किसी सियासतदानों को जेल में डालने के पीछे होगी। तो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, बतौर एक अमेरिकी शहरी और डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के आप एक सरकर्दा तर्जुमान भी हैं, आपको क्या दिख रहा है जो कुछ पाकिस्तान में पिछले चंद सालों में हुआ है? आप समझते हैं ये दुरुस्त हुआ है या गलत हुआ है, और इस हवाले से आपका असूली मौक़िफ़ क्या है? मेरा असूली मौक़िफ़ ये है कि मैंने जो पिछले 36 साल में इस तरह की एक पॉलिटिकल करप्शन की मिसाल मैंने नहीं देखी कि 3 साल बिल्कुल आपकी डेमोक्रेसी सोई रही, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सोया रहा, FBI सोई रही। जो ही प्रेसिडेंशियल कैंडिडेसी डिक्लेयर की जाए, पोलिंग ऊपर आई, ना सिर्फ 90 से ज्यादा केसेस जो कि अल कपोन के ऊपर बनाए थे, 2 कातलाना हमले हुए, फिर सिटिंग प्रेसिडेंट हमें कहते हैं कि वी आर होम ग्रोन टेररिस्ट। तो उसकी मिसाल बिल्कुल इस वक्त मैंने अमेरिका में पहले नहीं देखी। यहाँ पे भी डेमोक्रेसी जो है वो फ्लरिश नहीं कर रही। आपको लगता है कि जो कुछ पिछले चंद साल में PTI के साथ हुआ, इमरान खान के साथ हुआ, वही कुछ ट्रंप के साथ भी हो चुका है? नहीं, वो वहां पे देखें इस चीज का सीधा डायरेक्टली इनको अटैच करना, देखें वहां उनके डिसीजन थे। अगर वो आज बैठते अपोजिशन बेंचों पे, अपोजिशन लीडर बनते, तो आज उन्होंने सुरखरू होना था, पाकिस्तान की जमहूरी तरबियत करनी थी। खैर ये तो एक सियासी फैसला है जो पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही बेहतर तौर पे इसके बारे में कर सकते हैं। मगर अगर इकबाल साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका में बैठ के पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से आपको क्या लग रहा है, कुछ तब्दीली आ सकती है अमेरिकी इलेक्शन के नताइज आने के बाद? यानी सादा अल्फाज में आप ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप आके इमरान खान को रिहा कर देंगे? देखें, ये हमारे यहाँ बात यह है कि हमारे यहाँ बेचारे डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है। हम ढूंढते रहते हैं कोई ना कोई सहारे, ना सिर्फ हुकूमत बल्कि हमारी सियासी पार्टियां भी, हमारे लीडर्स भी सारे। इस वक्त ये जो इंतखाबात हो रहे हैं, इस पूरे अमल में पाकिस्तान एक इशू नहीं रहा है, अफगानिस्तान भी कोई बड़ा इशू नहीं रहा, उस पर कोई गुफ्तगू नहीं हुई, पाकिस्तान पे कोई गुफ्तगू नहीं हुई। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप अगर सदर बन गए तो उनके जहन में पहला मसला पाकिस्तान नहीं होगा और मतलब यूक्रेन है, वहाँ वॉर खत्म कराने की कोशिश करेंगे, मिडिल ईस्ट है। मैं नहीं समझता हूँ कि पहली बात उनके जहन में इमरान खान की होगी। बाद में अगर कोई ऐसा मौका होता है, अगर पाकिस्तान के अंदर हंगामे होते हैं तो उस पर वो जरूर स्टैंड लेंगे, लेकिन फौरी तौर पे मैं नहीं समझता कि इमरान खान की रिहा कराने की कोशिश करेंगे। वैसे ओवरऑल परसेप्शन क्या है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल है उसके बारे में? क्या ये एक जमहूरी अंदाज में ये मुल्क चल रहा है या गैर जमहूरी अंदाज में? जी देखिए, परसेप्शन का अंदाजा अगर आप कांग्रेस से लगाएं तो कांग्रेस में 12 तशवीश का इजहार किया गया है, और उसके अलावा थिंक टैंक्स वगैरह में जो डिस्कशन होती है उसमें भी ये कहा जाता है कि गैर जमहूरी है। लेकिन जहाँ तक इंतजामिया है, इंतजामिया समझती है कि उसके मफादात जो हैं वो पाकिस्तान
पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन हो, और वो इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करते हैं, बहुत शुक्रिया। और बदकिस्मती से अमेरिका जो एक जमहूरी हुकूमत बनती है हर इलेक्शन के बाद, वो यहाँ पे गैर जमहूरी क़ुव्वतों को सपोर्ट करने पर मजबूर होती हैं। और कुछ ऐसे ही मामलात अमेरिका में बैठे बहुत से जो थिंक टैंक्स हैं उनके भी हैं, क्योंकि उनकी नज़र में भी अमेरिका के मफादात पाकिस्तान के सियासी और जमहूरी मफादात से बालातर हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।